जो चांस आता है ना वो 50 नंबर के प्रश्नों के लिए आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हमसे कह रहा है कि पहला प्रश्न कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर जो भी परीक्षा में हमारे गद्यांश आएगा, 2 गद्यांश आएंगे। अब 2 में हम आपको दोनों दिखाएंगे, ठीक है ना, 2 में हम आपको दोनों दिखाएंगे। तो बहुत अच्छे से देखिएगा कि जैसे ही आपने देखा कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और एक रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। और जब हमारा बच्चा ऐसे गद्यांश को देखता है ना, तो उसके मन में यही प्रश्न आता है कि मैम, क्या हमारी परीक्षा में अगर ऐसे ही रेखांकित अंश, अगर इतना ही रेखांकित अंश आएगा तो क्या हम लोग इतनी व्याख्या करेंगे? और क्या, जितना रेखांकित अंश आएगा उतनी व्याख्या करनी होगी आपको। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उतना ही पोर्शन करेंगे, ठीक है ना, कैसे ही आप उतना पोर्शन करेंगे। अब पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या बोल रही हूं, कैसे बोल रही हूं, किस तरीके से बता रही हूं, इन सब चीजों पर जरूर फोकस करिएगा। एक मात्र भी आपका कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। सबसे पहली बात तो ये 6 नंबर का आता है गद्यांश। 2 गद्यांश आते हैं, 1 गद्यांश करना होता है। कितने नंबर का आता है भाई? 6 नंबर का। अब 6 नंबर में 3 प्रश्न बनते हैं, 2-2 नंबर के, ठीक है, 2-2 नंबर के। पहला प्रश्न बनेगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसे ही आपने यहाँ पर मित्र की मित्रता की बात देखी ना, तुरंत समझ गए कि मैम यह चैप्टर हमारा क्या, कौन सा, ये चैप्टर का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है? मित्रता। किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने पहचान लिया, 2 नंबर पक्के हो गए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अभी मैं लिखना भी बताऊंगी, लिख करके भी बताऊंगी कि भाई कैसे लिखा हुआ आपको मिलेगा, कि कैसे करेंगे पेपर में, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, है ना। ऐसे जब भी संदर्भ लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस आराम से 2 नंबर आपका पक्का हो गया। अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको, ठीक है, व्याख्या करनी है। तो ये 2 नंबर का हो गया। मैं अपने 10,000 वाले फोन में 1.5 लाख वाले के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ऐसा प्रश्न बनेगा। यानी एक प्रश्न हमारा गद्यांश से संबंधित बनेगा और उसको उत्तर कैसे करेंगे हम लोग, फटाफट से देखते हैं। अब देखिए, मैं आपको ना इसकी व्याख्या ओरली ऐसे बोल करके भी बताऊंगी कि देखिए, संदर्भ में तो आप कर लेंगे, व्याख्या में अगर ऐसा आता है तो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि 2 लोगों के बीच अगर मित्रता होती है तो उनके स्वभाव भी एक जैसे होने चाहिए। जैसे हमें उदाहरण देखने को मिलता है कृष्ण और सुदामा का भी, है ना, कि हमें मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई दोनों दिखने में भी एक जैसे हैं तभी मित्रता संभव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता होना संभव है। इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कैसे मैम हम लोग परीक्षा में करेंगे कि संदर्भ तो ऐसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बिल्कुल मैम, 2 नंबर का प्रश्न यहां से हम लोग बिल्कुल पक्का कर लेंगे। और फिर उसके बाद 2 नंबर का जो अन्य प्रश्न बनेगा कि प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वाले, है ना, कि कह रहे हैं कि स्वभाव और समान रुचि वाले में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, ठीक है, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा रूप हो, एक ही जैसा रंग हो, एक ही जैसा व्यवहार हो तभी मित्रता पॉसिबल है। नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वाले में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है, ठीक है, विपरीत स्वभाव विपरीत रुचियां होने पर भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है, ओके। फिर लोग विभिन्नता देखकर ही परस्पर आकर्षित होते हैं और परीक्षा में आपको ऐसे ही लिखना है बच्चों। आप ऐसा सोचने लगते हैं कि मैम जितनी बड़ी व्याख्या लिख देंगे उतना नंबर हमको मिल जाएगा, ये गलत विचार है आपके, ठीक है। अगर 2 नंबर व्याख्या के मिलते हैं तो 2 नंबर ही मिलेंगे। बस आपको कोशिश करना है कि जितना हमसे बोला गया है हम बस उतनी सटीक चीजें लिखें, ओके। हम बढ़ा करके अगर 2 पेज व्याख्या कर देंगे तो हमें 2 से ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितना रेखांकित अंश आएगा उतना आपकी इतनी व्याख्या परफेक्ट, बिल्कुल पर्याप्त है बच्चों, बिल्कुल पर्याप्त है, ठीक है। तो बहुत बड़ा नहीं सोचना है कि अरे बहुत बड़ा चढ़ा करके व्याख्या लिख देंगे तो ज्यादा नंबर मिल जाएगा, ये गलत विचार तो अपने मन से पहले ही निकाल दीजिए, ठीक है। और बहुत आसान शब्दों में आप अपनी व्याख्या को लिखिए, कितना आसान है। एक बार ढंग से अगर इसको पढ़ भी लेते हैं तब भी परीक्षा में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर राइटिंग सुंदर नहीं है ना, अभी भी इतना वक्त है कि लिख करके थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न कह रहे हैं
कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है ना, दुखी व्यक्ति प्रसन्न चित्त व्यक्ति की तरफ और अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये पेपर में आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। ओके, वेरी गुड। आगे चलेंगे बच्चों, देखिए अथवा करके लिखा है, यानी आपके पेपर में 2 गद्यांश आएंगे। ठीक है, आपके पेपर में 2 गद्यांश आएंगे और दोनों में से कोई एक करना होगा। अब अच्छा बच्चे, अब तो आपने दूसरा वाला भी देख लिया, आप कौन सा वाला, आपको कौन सा सही लगा दोनों में से, कि आपको क्या लगता है कि आप कौन सा करना चाहते हैं? मान लीजिए यही दोनों आपके पेपर में गद्यांश आ गए, तो आपको क्या लगेगा कि मैम हम कौन सा वाला करेंगे, है ना? हम होते तो भाई दोनों में पहला वाला तो मित्रता का था, वो तो और भी ज्यादा आसान था, दूसरा वाला भी और ज्यादा आसान है। तो अपनी मनपसंद का कर लीजिए जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैम इसकी व्याख्या हम लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे आपने लिखा कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना आयोजन, पिताजी फेर दीजिए पिताजी, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है पिताजी। कौन कहता है ऐसा? ममता, है ना? तो जैसे ही आपने देखा कि ये ममता पाठ से लिया गया है, ठीक है, संदर्भ आपका पक्का, संदर्भ आपका पक्का हो गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। बस 2 नंबर आपका पक्का हो गया संदर्भ का। ठीक, व्याख्या में क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा? ये कौन कहता है? तो हम लोग व्याख्या में ऐसे करेंगे। देखिए कुछ रटना नहीं आपको, कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि ममता जब अपने पिता चूड़ामणि को, है ना, चूड़ामणि को बड़े बड़े 10 सोने के थाल, सोने चांदी से भरे हुए थालों को ला करके लाते हुए देखती है ना, तो कहती है कि पिताजी यह कार्य ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है ना, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, फेर दीजिए पिताजी, है ना, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। तो जैसे आप उसमें लिखेंगे कि जब ममता अपने पिता चूड़ामणि को 10 सोने चांदी से भरे हुए थालों को लाते हुए देखती है, तो कहती है कि पिताजी यह कार्य ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। क्या हमारे मुश्किल समय में इस भूपृष्ठ पर कोई व्यक्ति ऐसा ना बचा रह जाएगा जो हमें 2 मुट्ठी अनाज भीख के तौर पर देगा, है ना? क्या 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं मिलेगा? तो ये कौन कहता है? ममता कहती है अपने पिताजी से। तो बहुत आसान है बच्चों, सुन करके भी हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग व्याख्या अपने आप से अभी करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी। फिर अगला प्रश्न है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो जैसे याद रखिएगा कि कौन सा कार्य होता है, जब उसके पिता चूड़ामणि के द्वारा 10 सोने चांदी से भरे हुए थाल लाए जाते हैं। ठीक है, यह कार्य उसको ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध लगता है। कितना आसान बच्चों, 6 नंबर सबसे स्कोरिंग ये होता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग ये होता है ना? और 6 नंबर हमें गेन करना भी बहुत आसान होता है बेटा। ठीक है, बहुत आसान। तो आदत तो बहुत बड़ा है मैंने भी।